Good morning, students. Class 10th. Welcome back to Sunrise Classes. बेटा, हम अपना जो पोर्शन कर रहे थे जो सोशल साइंस में वो अपना कंप्लीट हो चुका है। जो जो चैप्टर्स इट मीन्स आफ्टर लॉकडाउन जो हमारे उस पोर्शन में से आने थे वो हमने करवा दिए हैं। सिर्फ वो उसमें चैप्टर 1 और 2 लेफ्ट बचे हैं जो कि कट कर दिए गए थे। अब अपना जो सेकंड पोर्शन है भारत और समकालीन विश्व भाग 2, इसमें जो फर्स्ट अपना चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको करते हैं। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप आप जानते हैं कि अपने जो महाद्वीप है उनमें से एक महाद्वीप यूरोपीय महाद्वीप है। और राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश के प्रति प्रेम भावना का उदय। इट मीन्स अपने देश के प्रति प्रेम भावना रखना तथा दूसरे देशों के प्रति द्वेष भावना रखना, ये जो है वो राष्ट्रवाद कहलाता है। तो यूरोप के देशों में जो है अपने देश के प्रति जब प्रेम भावना का उदय हो गया था उस समय की बात यहाँ पर बताई गई है। यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद का उदय। अब देखिए, आपको सबसे पहले एक पिक्चर इसमें दर्शाई गई है। फ्रेडरिक सारियो ने एक चित्र बनाया था। फ्रेडरिक सारियो जो है वो एक चित्रकार थे जिन्होंने एक चित्र बनाया, विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का संपन्न राष्ट्रों के बीच संधि 1848। उस समय का ये जो है यहाँ पर तस्वीर हमें दिखाई गई है। इस तस्वीर का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, बहुत ही ये तस्वीर महत्व रखती है। इस पिक्चर पर कई सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं जो कि हम आगे लगातार कंटिन्यू पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट, अब अपना शुरू करते हैं। 1848 में ये बनाई गई थी, फ्रेडरिक सारियो के द्वारा बनाई गई ये पिक्चर। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। 4 चित्रों को मिलाकर एक कंटिन्यू श्रृंखला बनाई। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा। इट मीन्स उसने जो पिक्चर बनाई थी उसमें कल्पना उसने अपनी रची थी और उसमें अपना एक अलग ही संसार रचा। उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना है। उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था ये पिक्चर जो है। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। कहाँ के लोग दिखाए गए? यूरोप और अमेरिका के। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला के रूप में प्रदर्शित किया करते थे। महिला के रूप में उसकी पिक्चर बनाई जाती थी, स्वतंत्रता को एक महिला के रूप दिया जाता था। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है। ज्ञानोदय की मसाल जो यहाँ पर जो प्रतिमा बनाई गई है उसके एक हाथ में ज्ञान के उदय की मसाल है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। अर्थात ये पिक्चर दर्शा रही है कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र हो जाएगा, उसके पश्चात उसमें ज्ञान का उदय होगा और उसे अधिकार मिल जाएंगे। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश, निरंकुश किसे कहते हैं वो अभी बताएंगे आपको। संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। निरंकुश का अर्थ होता है ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर कोई अंकुश न हो, और वो शासन अवस्था उसके यहाँ पर बताया गया है कि ध्वस्त अर्थात टूटे फूटे अवशेष बिखरे पड़े हैं। पहले निरंकुश शासन व्यवस्था थी जो कि अब टूट फूट चुकी है। ये जो आपको पिक्चर में सबसे पहले आगे की तरफ जो अवशेष दिखाई दे रहे हैं ये निरंकुश शासन व्यवस्था के अवशेष हैं। और अब हम कहाँ, इट मीन्स क्या प्राप्त करने जा रहे हैं? स्वतंत्रता प्राप्त करने जा रहे हैं। सारियो के कल्पना दर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं। अलग अलग राष्ट्रों के समूह में लोग बटे हुए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबके फ्लैग्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं। उन्होंने अपने अपने अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। कल्पना दर्श शब्द का अर्थ भी अभी आपको बताया जाएगा। कल्पना दर्श का अर्थ होता है, कल्पना दर्श या यूरोपिया से क्या अभिप्राय है? एक ऐसा राज्य, एक ऐसा साम्राज्य, एक ऐसा देश जिसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है,
वास्तविकता में जो संभव ना हो, तो उसे हम कल्पनादर्श कहते हैं। ऐसी चीज, ऐसा राज्य, ऐसा देश जिसकी केवल हम कल्पना ही कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम कहें कि जो है एक ऐसा देश हो जिसमें सभी लोग आपस में प्यार प्रेम से रहें, सभी के में अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं हो, सभी इक्वल हो, सब अच्छे से जो है अच्छी अच्छी ड्रेसें वियर करें, अच्छा अच्छा खाना खाएं। तो क्या मतलब ऐसा पॉसिबल है? तो ये क्या है, हमारी कल्पना है। और इस तरह के राज्य की जब हम कल्पना करते हैं तो उसको हम कल्पनादर्श कहेंगे। आगे देखिए, जिसकी पहचान उसके कपड़ों, राष्ट्रीय पोशाक से होती है, स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। कब तक? उन 1848 तक। फ्रांस, जो कि क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। फ्रांस ने अपना एक तिरंगा बना लिया था उस समय, क्रांति का के रूप में जो है, इट मीन्स क्रांति वहां पर चल रही थी। तो जो राष्ट्र था फ्रांस, उसने अपना एक अलग जो झंडा है वो डेवलप कर लिया था। प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है वो, जो है जो स्वतंत्रता की मूर्ति है उसकी प्रतिमा के पास अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडे थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सारियों ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए थे वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है। उदारवादी अर्थात वो थिंक कर रहे थे कि हम भी स्वतंत्र हो जाएंगे, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। वहां पर छोटी छोटी जर्मन रियासतें थी, उनको एक झंडे के नीचे लेके आने का उनका उद्देश्य था, अर्थात वो उन्हें मिलाकर एक राज्य घोषित कर देना चाहते थे। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और हंगरी और रूस के लोग हैं वहां पर। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें दिखाया गया है कि ईसा मसीह और दूसरे जो फरिश्ते हैं वो ऊपर से इस पिक्चर पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। जो अपने जो ये संत महात्मा दर्शाए गए हैं, इसमें दर्शाया गया है कि सभी के संत महात्मा जो है एक होते हैं, इसलिए दुनिया के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में इनका जो है यूज किया गया है। अब देखिए बेटा, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। जहाँ तक हमने रीड किया है तो इसमें बताया जाता है, सबसे पहले देखिए कि जो फ्रांसीसी चित्रकार है, इसमें पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी चित्रकार ने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई। फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक सारियो ने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई? 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। फिर पूछा जा सकता है कब बनाई? 1848 में बनाई। या ये भी पूछा जा सकता है कि 4 चित्रों की श्रृंखला किसने बनाई? फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक सारियो ने। आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है आपको कि उन्होंने जो है वहाँ जो स्वतंत्रता को किस रूप में प्रदर्शित किया गया है। स्वतंत्रता को एक देवी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। स्वतंत्रता की देवी के एक दोनों हाथों में स्वतंत्रता की देवी क्या लिए हुए है? स्वतंत्रता की जो देवी है वो एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल तथा दूसरे हाथ में जो है वो मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र लिए हुए है। ये क्वेश्चन है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हम जो स्वतंत्रता की देवी है उसके सामने जो अवशेष, टूटे फूटे अवशेष बिखरे पड़े हैं, वो किस चीज के अवशेष हैं? वो निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष पड़े हुए हैं। तो अब ये भी पूछा जा सकता है निरंकुश किसे कहते हैं? ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश न हो उसे निरंकुश शासन व्यवस्था कहते हैं। अर्थात हम ये कहें कि जिसके बीच में कोई हस्तक्षेप न कर सके, जिस शासन व्यवस्था एक ही व्यक्ति के हाथ में वो शासन व्यवस्था हो और उसी के अकॉर्डिंग वो उस वहाँ का शासन चले, कोई दूसरा उसमें कोई हस्तक्षेप न कर सके, ऐसी शासन व्यवस्था निरंकुश शासन व्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है, कल्पनादर्श किसे
किसे कहते हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। कल्पनाओं में ही किसी राज्य की, किसी शासन व्यवस्था की, किसी देश की कल्पना करना, लेकिन वास्तविकता में वो संभव ना हो सके, तो ऐसे जो राज्य की जो कल्पना है वो कल्पना दर्श या यूटोपिया कहलाती है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे हैं कि यहाँ पर किन किन देशों के लोग जो है झंडे लिए हुए खड़े हैं अपने अपने। हमने अभी अभी पढ़ा संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड जो है, और उसके पीछे जो है जर्मनी, और हमने पढ़ा कि जर्मनी के लोग भी अपना झंडा, हालांकि जर्मनी उस समय एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बना था, लेकिन वहाँ के लोग जो है अपना झंडा लिए खड़े थे। काला, लाल और सुनहरा झंडा वो अपने हाथ में लिए हुए थे। तो यहाँ पर ये सब बातें बताई गई हैं। आगे देखिए, उसमें बताया गया है कि जो स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति थी उसके ऊपर कौन से जो देवी देवता हैं उनके चित्र बनाए गए हैं। ईसा मसीह, संत और फरिश्ते, इनके जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं। और ये किस चीज़ के प्रतीक हैं? ये राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक हैं। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा है। आगे देखिए, जो हमारा छूट गया है वो देख लेते हैं। इधर देखिए ब्रैकेट में अपना, निरंकुशवाद किसे कहते हैं? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो, ऐसी शासन व्यवस्था को निरंकुश शासन व्यवस्था कहते हैं। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी तो होती हैं। दमनकारी इट मीन्स उनका कार्य क्या होता है? दूसरों पर अधिकार कर लेना, लोगों को दबाकर रखना और अत्यधिक सैन्य बल अपने पास रखना, जिससे कि क्या लोगों में डर कायम किया जा सके। नेक्स्ट है कल्पनादर्श या यूटोपिया किसे कहते हैं? ये जो छोटे क्वेश्चन, इनकी डेफिनेशन यही बताई गई है। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना संभव ही नहीं होता या असंभव होता है। आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। अर्नेस्ट रेनन के बारे में बताया गया है। पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियों के चित्र एक में की गई थी। इट मीन्स ऐसे कई सारे टॉपिक इसमें इस चैप्टर में बताए जाएंगे जो कि किस पे आधारित हैं? जो फर्स्ट में पिक्चर दी गई है उस पर आधारित है। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने देश के प्रति प्रेम भावना। ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ। और इसमें बताया गया कि जब वहाँ के लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई तो यूरोप में भारी राजनीतिक और मानसिक जो है परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। इट मीन्स जो छोटे छोटे वहाँ पर राज्य थे ना, वो अब समाप्त हो गए थे और यूरोप जो है एक संपूर्ण राष्ट्र राज्य, एक बड़े राज्य के रूप में विकसित हो गया था। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे। काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी लंबे समय से लोग इसके बारे में सोच रहे थे, लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया था जब यूरोप जो है राष्ट्र राज्य के रूप में विकसित हो गया, एक बड़े राज्य, एक बड़े देश के रूप में विकसित हो गया, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभु सत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। परिभाषित क्षेत्र पर इट मीन्स एक निश्चित भूभाग पर एक केंद्रीय सत्ता, एक शक्ति काम कर रही थी, कोई शासन कर रहा था वहां पर। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव उत्पन्न हो गया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो है उस जब यूरोप में राष्ट्र राज्य का विकास हुआ तो लोगों में किस तरह प्रकार के जो है परिवर्तन देखने को मिले। उनमें एक राष्ट्र राज्य या साझा पहचान का भाव विकसित हो गया। कैसे? जैसे हम क्या कहते हैं, हम भारतीय हैं, इसी तरह से वो लोग क्या कहने लगे अपने आप को कि हम यूरोपीय हैं। और साझा इतिहास और विरासत की भावना उनमें विकसित हुई। जैसे हम अपना इतिहास बताते हैं, इसी प्रकार से उनका भी अपना इतिहास होगा, तो वो इस इतिहास को अपना इतिहास कहकर बताने लगे।
साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी। इट मीन्स पहले इस प्रकार की भावना उनके अंदर नहीं थी, अपनेपन वाली भावना कि हमारा इतिहास है, हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, लेकिन अब ये भावना उनमें विकसित हो गई थी। यह संघर्षों और नेताओं और आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी, अर्थात लोगों ने संघर्ष किया, वहाँ के नेताओं ने संघर्ष किया, जिसके फलस्वरूप आज वो राष्ट्र राज्य के रूप में विकसित हो गए थे। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिसके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। उन जो है विभिन्न घटनाओं पर इसमें बताया जाएगा कि किस तरह से यूरोप में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब एक दो छोटे क्वेश्चन आपने जो है इधर देखिए बॉक्स में भी दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है अपना, अर्नेस्ट रेनन का राष्ट्र शब्द से क्या अभिप्राय है? राष्ट्र शब्द के बारे में उसने किस तरह से परिभाषा दी? अर्नेस्ट रेनन अपने एक जो है बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने राष्ट्र शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी है। फ्रांसीसी दार्शनिक थे वो सबसे पहले तो, अर्नेस्ट रेनन 1823 से 1892, 1823 से 1892 तक उनका समय रहा, और उन्होंने जो है 1882 में साबनान विश्वविद्यालय में अपना एक व्याख्यान दिया था, अपना एक स्पीच दिया था। उसमें उन्होंने राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में ये व्याख्यान, उनका जो ये स्पीच है वो एक निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। जो अर्नेस्ट रेनन थे उन्होंने साबनान विश्वविद्यालय में अपनी एक स्पीच दी थी, अपना एक भाषण दिया था जो कि बाद में एक निबंध के रूप में छपा, और उस निबंध का नाम था राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। इट मीन्स उस समय लोग ये कह रहे थे कि जो राष्ट्र है उसमें एक जैसी भाषा, नस्ल, धर्म और क्षेत्र के लोग निवास करते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की आलोचना की। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो डेफिनेशन थी वो थी कि इस किसी भी राष्ट्र में भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्मों, भिन्न भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग निवास करते हैं, ना कि एक ही भाषा, जाति, नस्ल के लोग निवास करते हैं। अब आगे देखिए उन्होंने अपनी बात को प्रस्तुत करते हुए बताया, एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, इन्होंने ये परिभाषा दी है राष्ट्र की। अब जो स्टार्ट होती है, एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा की चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम करने की इच्छा रखना, एक जन समूह होने की, यह सब बात जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। अर्थात लोगों का जो मत का संग्रह होता है, अर्थात किसी जनमत संग्रह क्या होता है? किसी एक बात पर असहमत या असहमत होना, सहमत होना जनमत संग्रह कहलाता है। प्रांत उसके निवासी हैं, अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह वहाँ का निवासी ही है। अर्थात कोई भी निवासी किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में निवास करता है तो वो अपने देश से संबंधित, अपने राज्य से संबंधित कोई भी सलाह ले सकता है। किसी देश का विलय करने, किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि रियल में जो एक राष्ट्र होता है वो कभी भी किसी दूसरे राष्ट्र पर कब्जा जमाना नहीं चाहता है, वो उसे अपने राष्ट्र में विलय नहीं करना चाहता है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि ये एक जरूरत भी है, समय की आवश्यकता भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। अर्थात राष्ट्र, जब हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न राष्ट्र हैं तो हमें लगता है कि उन राष्ट्रों में लोग जो है वो स्वतंत्र हैं। राष्ट्र उन्हें स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, वहाँ के लोग जो है स्वतंत्र अपने आप को महसूस करते हैं। और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक ही मालिक हो तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा, अर्थात स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। यहाँ दो शब्द जो है, यहाँ पर एक शब्द है अपना जनमत संग्रह, उसका अर्थ बताया गया है जनमत संग्रह से क्या अभिप्राय है।
एक प्रत्यक्ष मतदाता जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव के स्वीकार तथा अस्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, तो उसे जनमत संग्रह कहा जाता है। तो ये जो है हमने पढ़ा यहाँ तक। और इसमें बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन आए जो मैंने आपको बार बार बताए हैं। आप वो शॉर्ट क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।